सबसे पहले आपको यह अहम खबर दें, पाक अफगान सरहद पर दहशत गर्दों की बाढ़ उबूर करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। इसी की अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये 26 से 27 अक्टूबर के दरमियानी शब थी जब दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की और सिक्योरिटी फोर्सेज ने गैर कानूनी क्रॉसिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में 2 सिपाही जो हैं वो शहीद हो गए हैं। करम के रहायशी दाउन असद और सिपाही आसिफ जो कि लकी मरवत के थे, उन्होंने जाम शहादत नोश की। और आईएसपी का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करता है। और ये तवक्को की जा रही है कि अब पूरी अफगान हुकूमत जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी सरगर्मियों की इजाजत नहीं देगी और उसको रोकेगी और पाक को दहशतगर्दी फैलाने के खिलाफ और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए पुरअज़म है। और ये भी कहा गया है कि हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया उस्मान। ऐसे मुतालबात नहीं माने जा सकते जो मुल्की मुफाद के खिलाफ हों। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कलअदम तहरीक लब्बैक के मुतालबात मुस्तरद कर दिए। काबीना इजलास के दौरान हिदायत की कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। इमरान खान ने कहा, पुलिस वालों को मारना सियासी कारकुनों का नहीं बल्कि दहशत गर्दों का काम है। शुरका ने इत्तफाक किया कि इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर को रियायत नहीं देनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने काबीना इजलास के बाद क्या बताया, आइए देखते हैं। हिंदुस्तान के अकाउंट्स तरीके लब्बैक को सपोर्ट कर रहे हैं और ये छठा मौका है। 2015 में तरीके लब्बैक जो थी इसको कायम किया था और उसके बाद इन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि ये कोई ना कोई बहाना बना के बाहर निकलते हैं और सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। वाज़ेह पॉलिसी डिसीजन लिया गया है और वो डिसीजन यही है कि ये जो अब कालअदम तहरीके लब्बैक है इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। इनको हम कतई तौर के ऊपर अब एक सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे और बाकी इदारों को भी मैं समझता हूँ अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। ये जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक उनको दी गई है, उसके ऊपर अदालतों का जो मामला है, तमाम जो हमारे इदारे हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अपना अपना किरदार अदा करें। ये जो फेक न्यूज़ फैलाने का कल्चर कुछ लोगों ने जिसका तमाशा लगा लिया है, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो बाहर के मुल्कों से एक तो हिंदुस्तान से इनको जो है वो सोशल मीडिया हेल्प मिल रही है और कुछ और मुल्कों से भी मिल रही है। हम उन मुल्कों से भी राब्ता कर रहे हैं कि इन लोगों को वहाँ से निकाला जाए। गुजरावाला में कलअदम तंजीम के हमले, पंजाब पुलिस का एक और जवान शहीद हो गया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना लिया। एक हफ्ते में 3 पुलिस एहलकार शहीद और 64 जख्मी हो चुके हैं। गुजरावाला में मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का फैसला। जेहलुम से दीना तक जीटी रोड को 4 मुकामात से बंद कर दिया गया है। रावलपिंडी में 2 दिन पहले खुलने वाले रास्तों पर दोबारा कंटेनर्स लगा दिए गए। कलअदम तंजीम का मुमकिना मार्च, गुजरावाला में हालात कशीदा। पंजाब पुलिस का एक और जवान शहीद हो गया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने 6 पुलिस मोबाइलों पर कब्जा करके एहलकारों को यरगमाल बना लिया। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 3 पुलिस एहलकार शहीद और 64 जख्मी हो चुके हैं, जिनमें 15 की हालत तशवीशनाक है। गुजरावाला में कशीदगी की वजह से मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का फैसला किया गया है। इंतजामिया ने जेहलम से दीना तक जीटी रोड को 4 मुकामात से बंद कर दिया। गुजरावाला सादुके में जीटी रोड से मुल्हिका कच्चे रास्ते पर मजीद 3 खंदकें तैयार कर ली गई, जबकि सादुके बाजार को भी बंद करवा दिया गया। दरिया जेहलम के दोनों पुलों पर भी कंटेनर्स रख दिए गए हैं। रास्ता न होने की वजह से गाड़ियों की कतारें लग गई। लोग सामान उठाए पैदल सफर कर रहे हैं। उधर रावलपिंडी में 2 दिन पहले खुलने वाले रास्ते कलअदम तंजीम के मुमकिना मार्च के बाइस रात गए दोबारा बंद कर दिए गए। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल हो गई। उनको चाहिए कि जो भी मामलात हैं इनको किसी भी तरीके से हैंडल करे। हमारा क्या कसूर है? हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे लिए तो कम कोई ना कोई तो रास्ता निकाले ना। बच्चों के लिए रोजी कमा सकते हैं ना, बच्चों की पढ़ाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट को हमारे लिए कोई इकदाम करना चाहिए। मुमकिना मार्च से निपटने के लिए 4 अदला की पुलिस रावलपिंडी पहुंच गई और इसकी मामलत के लिए रेंजर्स के दस्ते भी मौजूद हैं। अहम खबर, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले 5 माह तक बढ़ती रहेंगी। चेयरमैन ओगरा ने साफ साफ बता दिया, कहा मार्च तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान नहीं बल्कि ये मजीद बढ़ेंगी।
चेयरमैन ओगरा ने सेनेट की कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटेरिएट के इजलास में मजीद क्या बताया, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे जहीर अली खान से। जहीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ओगरा चेयरमैन की जानिब से कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दी गई, जिसमें ये सवाल पूछा गया कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनके पास 22 दिन का स्टॉक मौजूद है और उसके बावजूद महीने में 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्यों किया जाता है, जिस पर चेयरमैन ओगरा की जानिब से ये बताया गया कि अगले 5 माह में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वो बढ़ती रहेंगी और मार्च के बाद कमी का इम्कान है। और कायमा कमेटी की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई मार्जिन पे और टैक्सेस पे और जो मार्केट में कंट्रोल नहीं है ओगरा का, उस हवाले से जो ब्रीफिंग थी उसको मुस्तरद किया गया। और कायमा कमेटी की जान का ये कहना था कि जब लाइसेंस में ये चीज़ शामिल है कि आपने स्टॉक पहले मंगवाया है और उसके बाद नया जो प्राइस बढ़ती है पेट्रोलियम मसनूआत की, उस पे जो OMCs हैं वो उसको अप्लाई क्यों कर रही हैं, इसको कंट्रोल किया जाए और जो लाइसेंस का मतली का ऑप्शन है वो भी इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अवाम रुल गए हैं और होशरुबा जो महंगाई है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से हो रही है। लेकिन ओगरा की जानिब से जो चेक एंड बैलेंस है वो ना होने के बराबर है और ओगरा अपना जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके इस्तेमाल करे और आवाम को रिलीफ दे। जी ठीक है, जहीर अली खान हमें अपडेट कर रहे हैं। पेट्रोल सस्ता नहीं बल्कि मजीद महंगा होगा। चेयरमैन ओगरा की जानिब से आज ये बता दिया गया है अगले 5 माह तक कीमतें बढ़ती रहेंगी, मार्च तक कीमतों में कमी का इम्कान है। चेयरमैन ओगरा ऐसा भी कहते हैं। चेयरमैन ओगरा ने सेनेट की कायमा कमेटी को ये ब्रीफिंग दी है जिसमें उनका ये कहना है कि अगले 5 माह तक कीमतें मजीद बढ़ेंगी। सोशल मीडिया सारिफीन शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज़ के मामले पर खुलकर राय का इजहार कर रहे हैं। बेशतर अफराद शुएब अख्तर से यकजहती का इजहार करते नजर आ रहे हैं। एक सारिफ ने लिखा कि वो शुएब अख्तर के साथ हैं, नुमान नियाज़ को PTV से फारिग किया जाए। एक और शख्स ने लिखा कि जब तक नुमान नियाज़ के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता लोग PTV का बाइकआउट कर दें। एक सारिफ ने डॉक्टर नुमान से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। और T20 वर्ल्ड कप में भारत की शिकस्त पर मोहम्मद आमिर का हरभजन से सवाल, कहा टीवी तो नहीं तोड़ा। हरभजन सिंह बोले अब तुम भी बोलोगे। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को सोशल मीडिया पर आमने सामने आना पड़ा। कल तक वॉकओवर मांग रहे थे, अब जब भारतीय टीम हारी तो बर्दाश्त ना हुआ। पाकिस्तान की कामयाबी पर मोहम्मद आमिर ने ट्वीट किया, पूछना ये था कि हरभजन ने टीवी तो नहीं तोड़ा। हरभजन सिंह ने मोहम्मद आमिर को छक्का लगाने वाली वीडियो शेयर करके लिखा, अब तो तुम भी बोलोगे, कहीं इस छक्के की लैंडिंग तुम्हारे घर के टीवी पर तो नहीं हुई थी। मोहम्मद आमिर ने आफरीदी की हरभजन को 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाने वाली वीडियो शेयर करके लिखा, मैं ये देखने में मसरूफ था, ये टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा ज्यादा हो गया था। हरभजन सिंह आपे से बाहर हुए, ट्वीट करके फिक्सिंग के ताने देना शुरू कर दिए। मोहम्मद आमिर ने ट्वीट किया, बड़े ही ढीठ हो, 3 दिन पहले शिकस्त खाई है, वॉकओवर मांग रहे थे, वो तो नहीं मिला, जाओ अब पार्क में वॉक करो। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार जीत पर शायकीन क्रिकेट न्यूजीलैंड की हुकूमत से सोशल मीडिया पर ये सवाल कर रहे हैं कि शारजा में तो आपको सिक्योरिटी का मसला दरपेश नहीं था, क्योंकि आपने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान का दौरा खत्म कर दिया था। शायकीन का ख्याल है कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से बदला ले लिया। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है आपको दिखाते हैं। कीवीज शाहीनों के देश में आए, देखा अम की फाख्ता आजाद फिजाओं में उड़ रही है, पाकिस्तान के दुश्मन ने साजिश बुनी, खा दी। न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी खदशात का कहकर पूरी सीरीज मंसूख कर डाली। ये एक दोस्ताने पहने हुई बुनियादों पर इस दौरे को एक साजिश के जरिए मुलतवी किया, ख़त्म किया गया। आपका जो भी एक फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, वो परफॉर्मेंस में निकालिए, परफॉर्मेंस में निकालिए, परफॉर्मेंस में निकालिए, वो परफॉर्मेंस में निकालिए, परफॉर्मेंस में निकालिए। तो न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी क्लियर हुई है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर उनको भी अब आराम आ गया होगा। अहम खबर आपको दें, जिनसी ज्यादती के मुजरिम को नामर्द नहीं बनाया जा सकता, इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मुखालफत कर दी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन इकबाल, इस हवाले से एलामिया भी जारी किया गया है। जी बिल्कुल, 2 रोज़ा इजलास के बाद एलामिया बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया, जिसमें इस्लामी नजरियाती काउंसिल को कहा है कि जो ज्यादती के मुलजिमान हैं उनको नामर्द करने का जो मामला है ये सरासर गैर इस्लामी है, और साथ ही ये तजवीज़ भी दी है कि इस हवाले से जो मुतबादिल सजाएं हैं उनके ऊपर गौर किया जाए। 2 रोज़ा इजलास के अंदर जो
खैबर पख्तूनख्वा में तनाज़ात के हल के लिए अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, उसको भी मौसर करार दिया गया और कहा है कि ऐसे निज़ाम से जो है ना वो मुकदमात के कहोर में एक बेहतरी आएगी। साथ ही साथ जो कौंसिल ने यह भी कहा है कि जो ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान मुल्तान में हुर्रे जन्नत के नाम पर जो एक अमल किया गया है उसको गैर मुनासिब करार देते हुए कहा है कि जो तहकीकात करके पंजाब हुकूमत जो जिम्मेदाराना उनके खिलाफ कार्रवाई करे। साथ ही साथ जो रहमतुल्लाह अल आलमीन अथॉरिटी है उसको इंडोर्स किया है जो है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल उसने, और उसको एक काबिल सताइश अमल करार दिया है कि हुकूमत का अच्छा इक़दाम है जिससे जो सीरत नबी है उसको वो प्रमोट किया जाएगा। इस तरह के मुख्तलिफ जो एजेंडे पे आइटम्स थे उनके ऊपर तफसीली जो मुशावरत की गई है, लेकिन जो सबसे आम बात इस पर थी जो ऑर्डिनेंस हुकूमत की जानिब से जारी किया गया था ज्यादती के मुलजिमान को नामर्द करने के हवाले से, उसमें जो शिक थी ये नामर्द करने की सजा देने की केमिकल कैस्ट्रेशन, इसको गैर इस्लामी करार दिया है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने और कहा है कि इसके हवाले से मुतबादिल जो सताएं हैं वो तजवीज़ हुकूमत को करनी चाहिए। जी ठीक है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर दी है, जिस पे बात करेंगे चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल किबला यास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किबला यास साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा जो तजवीज़ दी गई है उसके मुताबिक आगे किस तरह बढ़ा जाएगा इस मामले को लेकर? हाँ जी बिल्कुल, ये तो ऑर्डिनेंस आया था फिर दोबारा आया, अब ये लगता ऐसा है कि ये कानून की शक्ल देने जा रहे हैं। तो इसमें हमने ये कहा कि ये नामर्द बनाने का कानून जो है ये शरीयत से हम आहंग नहीं। इसमें जो बड़ी वजह ये है कि मसलन जो मर्द है मिसाल के तौर पे वो शादीशुदा हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये तो सज़ा बीवी को मिल रही है और इस तरह एक बंदा जो कि बेगुनाह है उसके लिए उसको सज़ा देना ये नामुनासिब है। ठीक है, तो किबला यास साहब अगर हुकूमत की जानिब से इस मामले पर कोई कानून साजी की जाती है तो आप लोग कुछ इंटरफेयर कर सकते हैं इस मामले पर? हम यही कहेंगे कि ताज़ीरी सख्त से सख्त सज़ा हो, और भी सज़ाएं तजवीज़ की जा सकती हैं। अगर सज़ा सख्त है तो आजकल एक नया तस्वर भी आया है, पहले तो उम्र कैद की सज़ा होती थी, अब ये भी मुमकिन है कि जिसको हम कहते हैं इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ, यानी कैद ता मौत, तो सख्त से सख्त सजाएं मुमकिन है जी। और आख्ताकारी जो है यानी ठीक है किबला यास साहब, आप इस मामले पर अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर में मंशियात का धंधा बढ़ता जा रहा है, नशे के आदी अफराद सड़कों पर मरने लगे, लेकिन हुकूमत हो या इंतजामिया कोई एक्शन नहीं ले रहा। इस हवाले से रिपोर्ट करी है शाहीन मिशाल। मैं अपने बुढ़ापे का सहारा पैदा करती तो कहती ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, सहारा ही बेसहारा हो जाए तो माँ कहाँ जाएगी। नशा बूढ़ी माओ के जवान सहारे छीनने लगा, शहर की सड़कों पर नौजवान मरने लगे और लाशें सड़कों पर कई रोज पड़ी रहती हैं। इनको भी इंसान समझा जाए तो ये सुधर सकते हैं, आखिर ये भी इंसान है। आज वो 3 दिन से वहाँ पे पड़ा हुआ, उसको किसी ने नहीं देखा, अगर वो भी तो किसी माँ का बच्चा ही है ना। अगर आज उसको किसी ने नहीं देखा तो कल कौन हमें देखेगा? कोई भी नहीं देखेगा, कोई भी नहीं देखेगा हमें। उस लाश को सभी लोग आके देखते रहे हैं, 1122 वाले भी आए हैं, उन्होंने भी देखा है, इसके अलावा पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने भी देखा है, लेकिन किसी ने भी उनको उठाया नहीं है। लाहौर में नशे की सरेआम फरोख्त मौत बांट रही है। रवां बरस 364 बेघर अफराद सड़कों पर जिंदगियां गवा बैठे, जिनमें 5 खवातीन भी शामिल हैं। नशे में मेरे पापा ड्रग्स लेते थे, वो सेल करते थे, अब उनकी डेथ हो गई है और मैं उनके साथ सेल वगैरह करती थी, घर में ही वो लाते थे और मेरा इस्तेमाल करते थे कि मेरे बैग में होता था। लोग मर रहे हैं और रोज बरोज मरने वाले बढ़ रहे हैं। सितंबर का महीना सबसे ज्यादा खूनी रहा और 52 अफराद मौत के मुंह में चले गए। 8000 सीसीटीवी कैमरों वाले शहर की हालत से हुकूमत, पुलिस और शहरी इंतजामिया सब बाखबर, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। लाहौर में सड़कों पर नशा बिक रहा है, जिससे शहर में हर शख्स परेशान है, लेकिन हुकूमत, पुलिस और शहरी इंतजामिया ऐसे खामोश है जैसे ये सब मामूल हो। लाहौर में नशे के आदी अफराद की बढ़ती तादाद। मारूफ समाजी रहनुमा सारिम बरनी की मुतल्लका इदारों पर कड़ी तनकीद। कहते हैं सबको पता है मुंशियात कहां से आ रहे हैं, कौन फरोख्त कर रहा है, कहां से ला रहे हैं, कहां दे रहे हैं, कौन इस्तेमाल कर रहा है, सबको पता है। जब वही इदारे जो इसके खिलाफ बनी होते हैं
वही उनके पार्टनर बन के काम कर रहे होंगे तो हम किससे उम्मीद रखेंगे। पीटीआई की एमपीए जैनब उमैर ने शहर के हालात का जिम्मेदार पुलिस को करार दे दिया। ड्रग्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो उसमें पुलिस वालों की अपनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। डीएसपी लेवल से नीचे के खसूसी तौर के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। मारूफ आलम दीन मुफ्ती जुबैर कहते हैं लड़के लड़कियां और बच्चे भी मंशियात की लत में मुब्तला हो चुके हैं। हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर इकदामात उठाना होंगे। वजीर आजम साहब से हमारी कई मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों के अंदर वजीर आजम साहब ने भी इसका खास तौर पर तज़किरा किया। मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है अपनी सोसाइटी को हंगामी बुनियाद पर बचाया जाए और तरबियत की जाए, इनका इलाज कराया जाए। सब ये कह रहे हैं कि हंगामी इकदामात करने चाहिए, लेकिन जिन्होंने हंगामी इकदामात करने हैं उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। और अभी खबर ये है कि कोरोना की 5वीं लहर का खतरा मंडला रहा है। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने खबरदार करते हुए कहा है कि वैक्सीन के अमल को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए तो ही वबा से जान छूट सकती है। नया वेरिएंट कौन सा है और इससे कितने ममालिक मुतासिर हो रहे हैं, कराची से रिपोर्ट तैयार की है मुदस्सिर नजीर ने, आपको दिखाते हैं। वैक्सीनेशन के अहदाफ अगर जल्द पूरे ना हुए तो कोरोना की 5वीं लहर दुनिया के किसी भी मुल्क को फिर लपेट में ले सकती है, चाहे वो मुल्क कितना ही तरक्की याफ्ता क्यों ना हो। जी जनाब, किसी भी मुल्क का कोरोना फ्री डिक्लेयर हो जाना अब भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक बार फिर कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस सर उठा रहा है। न्यूजीलैंड में भी डेल्टा प्लस के 120 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी न्यूजीलैंड में जिसकी वजीर आजम जेसिंड्रा आर्डर्न ने 2020 में जानलेवा वायरस के फैलाव और कंट्रोल के बाद अपने मुल्क को कोरोना फ्री डिक्लेयर किया था। और तो और SOPs पर सबसे सख्ती से अमल करने वाला चीन भी नए वेरिएंट के वार से नहीं बच सका। दारुल हुकूमत बीजिंग समेत 11 सूबों में डेल्टा प्लस के दर्जनों केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यूके में भी डेल्टा प्लस तेजी से पंजे गाड़ रहा है। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी भी नए वेरिएंट के खतरात से परेशान है, जिसने खबरदार किया है कि डेल्टा प्लस डेल्टा या इंडियन वेरिएंट से भी तेजी से फैलता है। ये वेरिएंट इंसानी जान के लिए कितना खतरनाक है और क्या वैक्सीन इस पर असरअंदाज होती है, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी सर जोड़कर बैठ गई है। वफाकी वजीर और NCOC के सरबराह असद उमर ने भी 5वीं लहर से बचने के लिए कोरोना वैक्सीन के अहदाफ को जल्द अज जल्द पूरा करने के लिए अहकामात जारी किए हैं। पाकिस्तान में अब तक 6 करोड़ 86 लाख से ज्यादा आबादी को कोरोना की पहली खुराक लग चुकी है और 3 करोड़ 85 लाख से ज्यादा आबादी मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड हो चुकी है। अगर मुकम्मल आबादी वैक्सीनेटेड हो जाए तो कोरोना से मुकम्मल जान छूट सकती है। जस्टिस काजी फैज ईसा ने MNA अकरम चीमा के साथ तल कलामी के मामले पर मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि किसी की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया। मजीद जानते समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फैज ईसा ने गैर रस्मी गुफ्तगू में ये कहा है कि उन्होंने किसी भी शख्स की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया और ना ही उन्होंने पुलिस को कहा है कि इस गाड़ी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने सिर्फ गाड़ी की निशानदेही की थी, जिसके बाद जो है वो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी को गिरफ्तार किया। तो इस हवाले से अब जस्टिस काजी फैज ईसा का मौक़िफ़ जो है वो अवाम के सामने आ चुका है, जिसमें जस्टिस काजी फैज ईसा ने ये चीज़ क्लियर की है कि ना ही उन्होंने कोई सड़क पर अदालत उठाई है और ना ही उन्होंने किसी की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। क्योंकि अब इस हवाले से जो MNA है अकरम चीमा, उनका मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है और उनका ये कहना है कि उन्होंने कौमी असम्बली असद कैसर को इस हवाले से दरख्वास्त दे दी है और पार्लिमानी कमेटी जो है वो इस हवाले से अब देखेगी और फैसला करेगी कि इसका क्या किया जाए। क्योंकि अकरम चीमा जो MNA है तहरीक इंसाफ के, उनका ये कहना है कि वो नहीं जानते थे कि एक शख्स उनकी गाड़ी के पास आकर रुका और उन्होंने उनकी गाड़ी से मुतल्लिक कुछ रिमार्क्स दिए, जिस पर जो है वो उन्होंने उस साहब ने पुलिस को भी बुला लिया और जिस पर जो है वो पुलिस ने गाड़ी समेत मुझे गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया है। तो अब दोनों साइड का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। इस हवाले से जो फैसला है वो पार्लिमानी कमेटी करेगी। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया शहजाद। उस्मा बुखारी और फैयाजुल हसन चौहान की नोकझोंक दिखाएंगे इसी बुलेटिन में। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके बावजूद भी मैं सियासी वर्कर हूं और अल्लाह सुभान ताला की मदद और सोच से मैं ये समझता हूं कि मुल्क में अमन होना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत बड़े दबाव हैं। कल भी मैंने कहा था
कि गैर मुल्की ताकतें हम पे सैंक्शंस लगाना चाहती हैं, गैर मुल्की ताकतें हमें हमारे न्यूक्लियर पे नजरें जमाए बैठी हैं, हमारी मईशत पर नजरें जमाए बैठी हैं, और ये उनका छठा एपिसोड है। और मैंने अभी भी जिस वक्त आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मजबूरी की हालत में समझता हूं कि ये मिलिटेंट हो चुके हैं। सादोकी में इन्होंने क्लाशनकोफों से पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस नत्ती थी, उनके पास लाठियां थी, जिसमें 3 जवान हमारे शहीद हो गए, 70 जख्मी हैं। 70 में से 8 की हालत तशवीशनाक है। पंजाब हुकूमत इस पर तफसीली बात करेगी, लेकिन हालात की संजीदगी को देखते हुए, हालात की गहराई को देखते हुए, ये मेरे फराइज में शामिल है कि मैं कौमी सलामती और लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूं। और ये इनके पास सिर्फ ये 60 दिन के लिए पंजाब की हुकूमत को इख्तियार देने के अलावा सेक्शन 5 और एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997, नेशनल, ये जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है सेक्शन 5 का, एंटी टेररिस्ट एक्ट 1995 का भी 60 दिन के लिए पंजाब हुकूमत को इख्तियार देता हूं। समरी मैंने भेज दी है कैबिनेट की मंजूरी के लिए, और ये मैं नोटिफिकेशन जारी कर रहा हूं। लेकिन अभी भी मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो वापस चले जाएं मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में। हम नामूसे रसालत के भी सिपाही हैं और खत्म नबूवत के भी सिपाही हैं, और इनका एजेंडा कुछ और है। अगर इनका कुछ एजेंडा और ना होता तो मैं आज पंजाब को शाम 5:06:35 पर रेंजर्स के हवाले करने के अमन और अमान के अहकाम जारी कर रहा हूं, और पंजाब हुकूमत जहां चाहे वो रेंजर्स को इस्तेमाल कर सकती है। और मैं 24 आवर जब मैं कहता हूं तो मैं सारी सुबह 3:30 पर मैंने उनसे मामलात किए और उनसे कहा कि मुल्क के हालात देखें, हम फ्रांस एम्बेसी को ना बंद कर सकते हैं, और उसका एम्बेसडर यहां है ही नहीं है। मैं लाइव कह रहा हूं सारी दुनिया के सामने। वो कहते हैं हम गूगल से देखते हैं, मुझे तो आता नहीं गूगल से कैसे देखते हैं। मैंने एज ए इंटीरियर मिनिस्टर उनको कहा है कि फ्रांस का एम्बेसडर पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इससे साबित हुआ कि उनका एजेंडा कुछ और है। लेकिन सियासतदान अपने दरवाजे बंद नहीं करता। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बीमार, स्कूल बंद, एम्बुलेंसेस ना जा सक रही हों, और बावजूद नीचे आया हूं। इनकी हमसे कमिटमेंट थी, हम अपनी कमिटमेंट पे कायम हैं। इनकी कमिटमेंट थी कि हम जाते सार दोनों तरफ से रास्ते खोल देंगे। उन्होंने अपनी कमिटमेंट भी नहीं निभाई। और मैं और एक बात अहम कहना चाहता हूं कि वजीर आजम ने मुझे 2 दफा बुला के आज सख्ती से हिदायत की है कि आपकी FIA और ये सोशल मीडिया पे जो बाहर के मुल्क हैं, वो भी मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से बात की है कि ये साइबर क्राइम्स FIA को मैंने सख्ती से हिदायत की है कि जो सोशल मीडिया पे झूठी खबरें चला रहे हैं, शहीद तो पुलिस के हुए हैं 3, 70-80 जख्मी हैं, और डायरेक्ट फायर किया गया। उनके पास लाठियां थी, टीयर गैस था, लेकिन एक बड़े खून खराबे से बचने के लिए, और मुझे अफसोस है, मैं हमेशा फजलुर रहमान का नाम एहतराम से लेता हूं और लेता रहूंगा,
कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुल्क की संजीदगी को आप समझने की कोशिश करें। जो लोग इन लोगों को आगे करके ये समझ रहे हैं कि ये हुकूमत की रिट को चैलेंज हो जाएगा और हुकूमत ये कहीं जा रही है, तो हुकूमत कहीं नहीं जा रही। मुझे डर है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसे अभी हमने कालअदम करार दिया है, ये जो लोग देख रहे हैं उनके, वो समझने की कोशिश करें कि ये ना हो कि उन पर इंटरनेशनल पाबंदी लग जाए और वो दहशतगर्दों की आलमी तंजीम में आ जाएं, और फिर इनके लोग जो हैं उनके केसेस हमारे बस में नहीं होंगे। ये सारी बातें मैंने उनसे की, अभी तक कर रहा हूं, बावजूद इसके कि मैंने आज काबीना में जब ये सूरत हाल पेश की है, लोग समझते हैं कि मैं बहुत ज्यादा लचक दिखा रहा हूं। मैं एक सियासी वर्कर हूं, मेरा काम है, ये मेरी सियासी सोच है कि मामलात जो हैं उनके दरवाजे बंद ना हों, लेकिन मैं मजबूर हूं। जब पुलिस के 3 जवानों की लाशें ये क्लाशनकोफों से ऑटोमेटिक राइफल वेपन यूज करेंगे और पुलिस के हाथ बंधे हुए होंगे और वो सिर्फ टीयर गैस और लाठीचार्ज से इनका कैसे मुकाबला करेगी, इसलिए मैंने आज 6:35 पर पंजाब रेंजर्स को अमन व अमान के पूरे पंजाब में 60 दिन के लिए पंजाब हुकूमत को यह इख्तियार दे दिया है कि वो जहां चाहें इस पंजाब रेंजर्स को इस्तेमाल करें। और एंटी टेररिस्ट एक्ट सेक्शन 5 1997 भी जो है उसके इख्तियारात भी पंजाब गवर्नमेंट को दे रहा हूं। ये नहीं हो सकता मुल्कों में कि लोगों की जान और माल से इस तरह खेला जाए। जायद साहब, आप हमेशा ऐसी बात करते हैं। हमने मुआहदा किया है, उस मुआहदे पे हमारे दस्तखत हैं, उस पे कायम है। लेकिन अगर ये कहना कि ये टॉप प्रायोरिटी है, मुल्क के हालात बड़ी अजीब सूरत हाल से गुजर रहे हैं, सो असल मसला जो है वो ये नहीं, वो कुछ और है। शेख साहब, आपने जो कहा कि कालअदम तंजीम 6 दफा आई है, इसमें एक बार आप भी कूद कर इन्हें कह रहे थे कि आग लगाओ, जलाओ, गिराओ, तो आपको अपने सियासी किरदार पर कभी शर्मिंदगी महसूस हुई? आप हमेशा मोहब्बत भरे सवाल करते हैं और अपने चैनल के लिए ठीक है, मैं रिकॉर्ड पे जवाब दे रहा हूं। आपको सवाल करने, मैं कभी इस तंजीम के साथ शामिल नहीं रहा। आप सवाल कर सकते हैं ना, मुझे जवाब देने का हक है। मैं कभी इस तंजीम के साथ न शामिल हुआ, इनके जलसे में गया कभी, न जुलूस में गया। सो आपका सवाल करने का हक है और आप एक इतने बड़े चैनल से तल्लुक़ रखते हैं, मेरा फर्ज है कि मैं आपको जवाब दूं। आप हमेशा ऐसे सवाल करते हैं जो झूठ पे मबनी होते हैं। आज बदो की में ये हुए और अभी वो पंजाब के चीफ आईजी पंजाब और उनके जो हैं वो लेट हो गए। मैं अपने वक्त का पाबंद था, मैंने पूरा इंतज़ार किया और मैं 6:35 पे आ गया। 3 सवाल और कर लें, मेरे 10 मिनट में 2। वो पुराना उसको याद नहीं आ रहे। आपने एक सवाल कर लिया। देखें, लाल मस्जिद का जब ऑपरेशन हुआ था, किसी शख्स को इंसानी जानों के जाँ बहक होने पर कोई खुशी नहीं होती, लेकिन हुकूमतें बिल आखिर रिट कायम करती हैं। उनके भी 70 अफराद या जितने थे वो इमानतन यहाँ मौजूद है, कोई लेने के लिए नहीं आया। आपका सवाल हो गया, जब आपका सवाल हो गया तो खत्म। अब हालात देखें, वो जाहिर है अब जो हालात ऐसे ही हैं तो उस तरफ भी जाना पड़ेगा। ठीक, मुजाहिरीन को पुरअमन तरीके से रोकने की जो कोशिश की है, उसके नतीजे में 3 जवान शहीद हो गए हैं, 70 जख्मी हैं, 8 क्रिटिकल हैं। अभी भी कोशिश करेंगे। सारी रात मेरा फ़ोन खुला है
कि ये वापस चले जाएं। मैं अपने वादे पे कायम हूं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मुल्क में जो बदअमनी की सूरत हाल होगी, ये पढ़ा लिखा मुल्क भी है, यहां वो लोग हैं जो समझते हैं कि भाई ये छठी दफा आ रहे हैं और मुल्क के हालात कैसे हैं, मुल्क के मसाइल कैसे हैं, और ये मजहब के झंडे तले आ रहे हैं। मैं काला काला रसूलुल्लाह का सिपाही हूं, मैं नामूसे रसालत पर ऐसी 10 जाने कुर्बान करता हूं। अगर सारे पाकिस्तान में कोई साबित करे कि मेरे से ज्यादा किसी ने खत्म नबूवत में कैद काटी है, तो मैं जो सजा होगी वो भुगतने के लिए तैयार हूं। जज्बाती नारों से ग्रेज करें, इस मुल्क पर जिम्मेदारी का वक्त है। मेरे 10 मिनट पूरे हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। कामों की के पास में रखा भाई, 10 मिनट हो गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अहम ऐलान उनकी जानिब से किया गया कि हुकूमत ने पंजाब में 60 दिन के लिए रेंजर्स को तलब कर लिया है। आर्टिकल 147 के तहत रेंजर 8 दिन के लिए पंजाब में तैनात किया जा रहा है। 60 दिन के लिए कराची की तर्ज पर रेंजर्स हालात संभालेगी। शेख रशीद ये कहते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का भी 60 दिन के लिए इख्तियार दिया जा रहा है। अब भी दरख्वास्त करता हूँ कलअदम TLP वालों से कि वो वापस चले जाएं। कलअदम TLP का एजेंडा कुछ और है। कलअदम TLP ने अपना वादा नहीं निभाया। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों पर कार्रवाई होगी। FIA को सख्ती से हिदायत कर दी गई है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई, अहलकार शहीद हुए। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। ये ना हो कि कलअदम तंजीम पर आलमी पाबंदियां लग जाएं। रेंजर्स के नफाज के हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आपको एक मरतबा फिर से सुनवाते हैं। कल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूं, और ये इनके पास सिर्फ ये 60 दिन के लिए पंजाब की हुकूमत को इख्तियार देने के अलावा सेक्शन 5 और एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997, नेशनल, ये जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है सेक्शन 5 का, एंटी टेररिस्ट एक्ट 1995 का भी 60 दिन के लिए पंजाब हुकूमत को इख्तियार देता हूं। हुकूमत का पंजाब में 60 दिन के लिए रेंजर्स बुलाने का ऐलान। आर्टिकल 147 के तहत रेंजर्स को 60 दिन के लिए पंजाब में तैनात कर रहा हूं, ऐसा कहना है शेख रशीद का। उनका मजीद कहना है कि 60 दिन के लिए कराची की तर्ज पर रेंजर्स हालात संभालेगी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का भी 60 दिन के लिए इख्तियार दिया गया है। अब भी दरख्वास्त करता हूं कलअदम TLP वाले वापस चले जाएं। कलअदम TLP का एजेंडा कुछ और है। कलअदम TLP ने अपना वादा नहीं निभाया। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों पर कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची के नस्ला टार खाली करने के लिए रिहायशियों ने सामान की मुंतकली का अमल तेज कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद कहते हैं रात 12 बजते ही जिला इंतजामिया नस्ला टावर का कब्जा हासिल कर लेगी। कराची का नस्ला टावर खाली करने के लिए रिहायशियों को दी गई डेडलाइन आन पहुंची, जिसके बाद नस्ला टावर के मकीनों ने सामान मुंतकली का अमल तेज कर दिया है। नस्ला टावर इंतजामिया के मुताबिक बिल्डिंग खाली करने वालों में अक्सरियत किराएदारों की है, लेकिन जिला इंतजामिया का कहना है कोई किराए पर हो या फ्लैट का मालिक, सबको ही बुध की रात 12 बजे तक फ्लैट खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हमने आज रात को 27 को जैसे ही 12 बजे डेडलाइन एंड होगी तो उसके बाद इस बिल्डिंग की पोजीशन हम फॉर्मली ले लेंगे। जल्द अज जल्द यहाँ से जो है अपना सामान है वो शिफ्ट कर लें और फिजिकली भी जो है वो यहाँ से मूव आउट हो जाए। नस्ला टावर के रिहायशियों का इनखला यकीनी बनाने के लिए डेडलाइन से एक रोज कबल ही पानी, बिजली और गैस के तमाम कनेक्शन काट दिए गए थे। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ साद साबरी, समात, कराची। नस्ला टावर के किराएदारों के बाद मालकान ने भी सामान मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। फ्लैट्स खाली करने की डेडलाइन का आज आखिरी रोज है। ये अहम डेवलपमेंट हुई है नस्ला टावर में। आपको बताएं कि नस्ला टावर के किराएदारों के बाद अब मालकान ने भी वहां से सामान मुंतकिल करना शुरू कर दिया है और फ्लैट्स खाली करने की जो डेडलाइन है उसका आज आखिरी रोज है। इसी हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। जिला इंतजामिया ने सामान मुंतकली के लिए आज रात 12 बजे तक की मोहलत दी है, जिसके बायस किराएदारों के बाद अब फ्लैट मालकान ने भी सामान मुंतकिल करना शुरू कर दिया है।
तुम दिया जला कर रखो, दुआ जाने खुदा जाने। ये शेर शाकिर शुजाबादी का है, जो शदीद बीमारी की हालत में लड़खड़ाती मोटरसाइकिल पर मुजफ्फरगढ़ के अस्पताल पहुंचे। वीडियो वज़ीर पंजाब तक पहुंची तो मदद का ऐलान कर दिया। समा के नुमाइंदे राशिद हमीद शाकिर शुजाबादी के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, शुजाबाद के इलाके राजा राम में इस वक्त हम मौजूद हैं और जनूबी पंजाब के मशहूर शहर, बल्कि पाकिस्तान के मशहूर शहर सराइकी के शहर शाकिर शुजाबाद के इस वक्त हम घर में मौजूद हैं और उनके बेटे नवीद जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। उनसे हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताते चलें कि एक वीडियो जो है वो वायरल हुई थी, जिसमें शाकिर शुजाबादी को जो है मोटरसाइकिल पर जो है उनको इलाज के लिए यहाँ से ले जाने के लिए जो वीडियो थी वो वायरल हुई थी। इस वक्त नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इस वीडियो का नोटिस लिया है, तो कोई ठोस इकदाम अमली या कोई जो ठोस इकदाम हैं क्या वो भी उठाए गए हैं? जी नवीद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? आप बेटे हैं इनके, क्या कहना चाहेंगे साहब? जी सीएम साहब ने नोटिस लिए है, वो पहले भी लेते रहते हैं, बट हमें मेजर प्रॉब्लम ये है कि इनकी ट्रीटमेंट के हवाले से और इनके कन्वेंस के हवाले से। अब कन्वेंस नहीं थी तो इसी वजह से मजबूरी में लेके जाना पड़ा है, इनको जाना ही पड़ा है। इनके बेटे हैं, उन्होंने यही इंतज़ामिया से, हुकूमत से ये अपील की है कि उनकी माली इमदाद जो है वो की जाए और शाकिर शुजाबादी का जो इलाज है वो बेहतर तरीके से करवाया जाए। जी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।